खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि कानपुर से आ रही है। कानपुर की बांस मंडी इलाके में जबरदस्त तरीके से आग लग गई है। हादसे में हमराज कॉम्प्लेक्स चपेट में आया है। इस कॉम्प्लेक्स में होजरी मार्केट की थोक की दुकानें हैं, लिहाजा आग तेजी से फैली है। दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हुई हैं और खबरों के मुताबिक AR टावर से आग की शुरुआत हुई और उसके बाद अब ये आग जबरदस्त तरीके से फैलती जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आग की लपटें लगातार दूर से भी दिखाई दे रही हैं और ये AR टावर से शुरू हुई आग अब धीरे धीरे आगे फैलती जा रही है। आग को काबू में करने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, लेकिन वहां पर एक आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि ये आग लगातार बढ़ रही है। ये होजरी मार्केट थोक का बताया जा रहा है, जहां पर 3 कॉम्प्लेक्स तक की आग पहुंच चुकी है। लगातार ये कोशिश है कि अंदर कोई ना फंसा रह जाए, सबको सकुशल बाहर निकाला जा सके। 6 गाड़ियां दमकल की मौके पर मौजूद हैं। तमाम अग्निशमन कर्मचारी भी लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल यही कि आखिरकार इस तरह की बिल्डिंग्स में आग बुझाने के तय मानक फॉलो किए जाते हैं या नहीं, इसको लेकर हर बार जब इस तरह की आग लगती है तब यही सवाल खड़ा होता है। बांस मंडी का ये इलाका है जहां पर भीड़ भाड़ जबरदस्त रहती है। तो कानपुर में आग का अपडेट आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बात रामनवमी पर भड़की नफरत की आग की करेंगे। इस आग में शहर शहर जल उठे। रामनवमी के अवसर पर कल शहर शहर सुलग उठे। कहीं मामले को बिगड़ने से बचा लिया गया तो कहीं हालात बेकाबू हो गए। पथराव और आगजनी की तस्वीरें हावड़ा, वडोदरा और संभाजी नगर की देखिए। इन 3 शहरों की तस्वीर साफ तौर पर दर्शा रही है कि कैसे रामनवमी की आड़ में हिंसा जानबूझकर फैलाई गई। हालांकि एहतियातन इंतजाम कई शहरों में किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नफरत की आग देखी गई इन तमाम शहरों में। पश्चिम बंगाल का हावड़ा, गुजरात का वडोदरा, महाराष्ट्र का संभाजी नगर। संभाजी में तो रामनवमी की पूर्व संध्या पर ही बवाल मच गया, लेकिन हावड़ा और वडोदरा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई। दोनों जगहों पर दोनों गुटों में पथराव हुआ। हावड़ा में हालात थोड़ा ज्यादा बिगड़ गए, यहां जमकर आगजनी की गई। हावड़ा की 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और देखिए किस कदर कोलकाता से सटा ये इलाका सुलग उठा। धू कर चलती गाड़ियां, ट्रक से आग की लपटें निकल रही हैं। गरीबों की रोजी का जरिया रिक्शा हिंसा की आग में राख हो रहा है। सड़कों पर ईंट और रोड़े बिखरे पड़े हैं। सड़क पर कोहराम मचा हुआ है। पुलिस भी एक्शन में है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल का हावड़ा नफरत की आग में झुलस गया। क्या प्रॉब्लम है उनको? मैं बोल दिया अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया तो इसके बाद ईद है, रमजान है, हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा। प्रशासन को जितना केस देना होगा। ये हावड़ा का शिवपुरी इलाका है। रामनवमी के मौके पर यहाँ शोभा यात्रा निकाली गई थी। शाम का वक्त था, सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती भी थी। इसके बावजूद हिंसा नहीं रुकी। जो आशंका थी वो सच साबित हुई। दंगाई अपना काम कर गए। जब तक पुलिस का एक्शन शुरू होता, उपद्रवियों ने उत्पात मचा दिया। आरोप है कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव से पूरा बवाल शुरू हुआ। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। पथराव के बाद गुस्सा फूटा तो जमकर आगजनी हुई। हालात हाथ से निकल गए। कई गाड़ियों पर पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ियों को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया।
कारों के शीशे तोड़ डाले, अन्य गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे हिंसा के बाद पुलिस जागी और खदेड़ कर लोगों को पकड़ना शुरू किया। चंद घंटे में नफरत का दौर शांत हो गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर इलाके में शांति बहाल कर दी। लेकिन रामनवमी के पावन मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों ने दो समुदायों के दिलों के बीच नफरत की जो खाई चौड़ी करने की कोशिश की, उसे भरना इतना आसान नहीं होगा। सवाल सरकार और पुलिस से भी है। तमाम बंदोबस्त के बावजूद मामला बेकाबू कैसे हो गया? सूर्याग्नि रॉय, हावड़ा, आज तक। तो हावड़ा में हिंसा को लेकर ममता बनर्जी निशाने पर हैं। उनके बयान पर बीजेपी निशाना साध रही है। ममता ने यह कहा था कि उन्होंने पहले ही इसकी आशंका जताई थी। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि ममता कानून व्यवस्था देखने की जगह धरने पर राजनीति कर रही हैं। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো। ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। তোমরা জেনে রাখো, হামলা করে যদি কেউ ভাবো মামলা করে রেহাই পাবে, তাহলে জেনে রাখবে এমন একদিন আসবে হামলাই করো আর মামলাই করো, জনতার আদালতে টিকবে না অন্যায়। देश कभी माफ नहीं करेगा। ममता बनर्जी बंगाल में खास करके रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया है। पिछले बार भी हुआ था और इस बार ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। और ममता बनर्जी भूले नहीं, देश में जब शिवाजी हम हाथ में तलवार लेते हैं तब तक औरंगजेब का नाश होता है। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तब वो राजनीति कर रही थी। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे हावड़ा से जुड़ रहे हैं। अनुपम, देखिए, सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर यह आरोप लग रहे हैं कि हिंसा के लिए वही जिम्मेदार हैं, तभी वो हिंसा होने से ही पहले बयान देने लगी थी। जी देखिए, रामनवमी से ही जो राजनीतिक रंग है, पूरी तरह राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ा हुआ है बंगाल में। खास तौर पर ममता बनर्जी 2 दिन धरने पर बैठी, तभी से बीजेपी ने आरोप लगाना शुरू किया कि रामनवमी के अवसर पर ममता बनर्जी क्यों धरने पर बैठ रही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी के 2 बयान सामने आए जो जिस पर बीजेपी ने हमला बोला। एक बयान जो सामने आया कि जहां पर उन्होंने कहा कि रामनवमी के जो जुलूस निकल रहे हैं उनको मुस्लिम इलाकों में जाने से अवॉइड किया जाए, इस पर बीजेपी हमलावर हुई। साथ ही बीजेपी का कहना है कि जब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था उनको देखनी चाहिए, तब वो धरने पर बैठी रही, जबकि रामनवमी के इतने सारे जुलूस पूरे पश्चिम बंगाल में निकल रहे थे। ऐसे में 2 जगह कल जो घटनाएं हुई हैं, 2 जगह हुई हैं। हावड़ा के शिवपुर में इस वक्त जहां मैं उपस्थित हूं, यहां पर जगह जगह आपको रामनवमी के जो पोस्टर्स, बैनर्स हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ये इस इलाके में एक घटना हुई है शिवपुर इलाके में। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर में भी रामनवमी के जुलूस को लेकर एक घटना हुई है। 2 घटनाएं हुई हैं जहां पर एक व्यक्ति की इस्लामपुर में मौत भी हुई है। पुलिस का कहना है कि उसकी हार्ट अटैक के की वजह से मौत हुई है। और हावड़ा में जब हम आज सुबह से हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, तो स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन काफी नियंत्रण में है। काफी संख्या में पुलिस बल को यहाँ तैनात किया गया है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कल पुलिस बल की कमी थी? क्यों इस तरह 3-4 घंटे तक ये तांडव होता रहा? ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। अगर पुलिस बल पर्याप्त संख्या में होता तो क्या इसको तुरंत नहीं रोका जा सकता? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब
देना चाहिए प्रशासन को। और साथ ही अनुपम, लगातार पश्चिम बंगाल में जब भी हिंसा होती है तब इसे धर्म की राजनीति कहा जाता है, इसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाता है। यही कल भी देखने को मिला और आखिरकार सौहार्द में जहर घुल ही गया, जिसके लिए कौन से तत्व जिम्मेदार है यह अभी तक मालूम नहीं चल पाया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल घटनाएं हुई हैं उसके बाद एक प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उन्हें खोजकर निकाला जाए, गिरफ्तार किया जाए और सजा का जो प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई हो। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि बंगाल में पिछले साल भी रामनवमी के जुलूस पर ठीक इसी जगह पर हावड़ा में जहां पर कल घटना हुई, वहीं पर पिछले साल भी रामनवमी के जुलूस के दौरान घटना हुई थी। तब अगर ये उदाहरण सरकार और प्रशासन के पास था कि इस जुलूस में पिछले साल भी इसी तरह की घटना हुई थी, तो इस साल फिर क्यों पर्याप्त बंदोबस्त पहले से नहीं किए गए। और जब ये घटना हुई उस वक्त पुलिस को काफी समय लग गया इस पूरे तांडव को, पूरे माहौल को शांत करने में। और पिछले साल की जब घटना हुई थी उससे क्या सबक लिया, ये भी सवाल है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हावड़ा में हुई हिंसा पर वीएचपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीएचपी के संयुक्त सचिव सुरेंद्र जैन क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। उनका ये कहना है कि जिहादियों ने रामनवमी पर यात्रा हमला करवाया है। और अब बात गुजरात के वडोदरा की करेंगे, जहां पर रामनवमी के दिन बवाल हुआ। वडोदरा में जुलूस पर जमकर पथराव किया गया, हालात बेकाबू हो गए। पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ती रही, देखती रही, फिर भी वो छिप छिप कर पत्थरबाजी करते रहे। इस मामले में पुलिस ने 20 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया। ये वडोदरा का फतेहपुर इलाका है। देखिए कैसे पत्थर चल रहे हैं। पुलिस पत्थरबाजों को खदेड़ रही है। हालात बेकाबू हैं, भगदड़ जैसे हालात हैं। सड़क पर उतरकर उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। इसी सड़क पर रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही थी। जैसे ही शोभा यात्रा मस्जिद के सामने पहुंची, कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस पथराव में कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस वालों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया, पत्थर फेंकने वालों पर लाठियां बरसानी शुरू की, खदेड़ खदेड़ कर पिटाई की, तब जाकर हालात काबू में आया। पथराव के अंश आपको अभी भी यहाँ पे सड़क पर दिखेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर एक मंदिर आया हुआ है, वहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते उस पर पथराव हो गया। दरअसल ये पूरा जो पथराव हुआ है, ये पथराव आपको ये भी दिखाती हूँ कि ये पूरा जो इलाका है ये काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। पुलिस ने देर रात तक अभियान चलाया, उपद्रवियों की खोज शुरू हुई, कई घरों में छापेमारी की, वहां से पत्थरबाजों को पकड़ा, करीब 20 आरोपियों को हिरासत में लिया। अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। इस यहाँ पे लगाई गई है कॉम्बिंग के लिए। कॉम्बिंग के लिए हमने कम से कम 6 डीसीपी लेवल के ऑफिसर को लगाया और उनके साथ जय भाई सीसीटीवी सर्वेलेंस का काम क्राइम ब्रांच साइबर कर रही है, वो डिटेल हमारे पास आएगी तो आप। सर कितने लोगों को उठाया अभी तक, कितने लोगों को उठाया गया? अभी तक तो हमने 22 लोगों को डिटेल कर लिया। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि एक एक कर पत्थरबाज की पहचान की जा रही है। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा कभी पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। एक एक વ્યક્તિઓને 354 સીસીટીવી કેમેરાના માધ્યમથી એક એક વ્યક્તિઓની ઓળખ કરવાનું કામગીરી ચાલુ છે। એક્સ્ટ્રા ફોર્સિસ બરોડા ખાતે મોકલી લેવામાં આવી છે। અનેક અનુભવી અધિકારીઓ બી ત્યાં બીજા મોકલવામાં આવ્યા છે। કોમ્બિંગની કામગીરી ચાલુ છે। રામનવમીની યાત્રામાં જે કોઈ લોકોએ પથ્થર નાખ્યા છે એ ભવિષ્યમાં ક્યારેય પથ્થર તરફ જોશે નહીં, એવા કડક પગલા ભરવામાં આવશે। આભાર। वडोदरा में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव अभी नजर आ रहा है।
वडोदरा से दिग्विजय पाठक और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वडोदरा से जुड़ गई हैं। गोपी, ये जो प्रायोजित हिंसा होती है, दरअसल इसमें कोई एक चेहरा नहीं होता है, इसमें कई चेहरे होते हैं और ऐसे में किसी एक को चिन्हित कर पाना कि किसने हिंसा फैलाई, ये काफी टेढ़ी खीर होती है। क्या कर रहा है इस वक्त प्रशासन, क्या ताजा हालात है वडोदरा में? बिल्कुल, देखिए वडोदरा में अगर ताज़ा हालात की बात करें तो कल रात पूरी रात यहाँ पे कॉम्बिंग की गई है। पूरी रात कॉम्बिंग के बाद करीब 22 लोगों को डिटेन किया गया है पुलिस के जरिए और आज सुबह से यहाँ पे हालात काफी सामान्य बने हुए हैं। जो सुबह की आवाजाही रहती है वो आवाजाही यहाँ पे शुरू हो गई है। हालांकि पुलिस है वो यहाँ पे पहरा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की लाइफ है, जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं, तो सामान्य ट्रैफिक भी काफी सामान्य है। लेकिन सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए हर एक शख्स को पहचाना गया। उसकी पहचान करने के बाद रात को वो कहाँ रहता है, क्या करता है, किस तरीके से करता है, वो सारी चीजों की जानकारी ली गई, कॉम्बिंग किया गया। चेहरों को आइडेंटिफाई करके करीब 22 लोगों को पुलिस के जरिए डिटेन किया गया है। इस वक्त अगर बात की जाए तो देखिए मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पे ये पथराव हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इलाका काफी संवेदनशील इलाका है और वैसे में यहीं पे काफी ज्यादा पथराव हुआ था और कई सारी दुकानों को इसी तरीके की जो छोटी छोटी आप दुकानें देख रहे हैं उसको गिरा दिया गया था, जमीन पे गिरा दिया गया था। लेकिन पुलिस के जरिए टीयर गैस को छोड़कर सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया। ठीक है, अब जो है पुलिस लगातार इलाके में पैनी नजर रखे हुए है। साथ ही अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कि अभी भी पुलिस की जो कार्यवाही है कॉम्बिंग के जरिए लोगों को आइडेंटिफाई करने की वो चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वडोदरा से हमारी वार्ता गोपी घांगर बता रही थी वहां के ताजा हालात। फिलहाल बात अब महाराष्ट्र के संभाजी नगर के करेंगे जहां पर कल बवाल हुआ। यहाँ के किरारपुरा इलाके में राम मंदिर के बाहर रामनवमी की पूर्व संध्या पर ही बवाल हो गया था। सीसीटीवी फुटेज अब आ गया है, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से उपद्रवी गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है। उपद्रवियों को आग लगाते हुए वाहनों में देखा जा सकता है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे रामनवमी की पूर्व संध्या में ही ये उपद्रव संभाजी नगर में शुरू हो चुका था, जो धीरे धीरे करके बढ़ता गया। कई गाड़ियों को निशाने पर लिया इन उपद्रवियों ने और हिंसा और आगजनी की। वहीं रामनवमी उत्सव के दौरान मुंबई में भी बवाल देखा गया। मलवानी इलाके में दो समुदाय में झड़प हुई। बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने डीजे के तेज वॉल्यूम को लेकर आपत्ति जताई। इसके बाद पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस पथराव से इनकार कर रही है। तस्वीरों में हालांकि ये पथराव और लाठी डंडे चलाना देखा जा सकता है। पुलिस को भी बल का इस्तेमाल करना पड़ा। ये रामनवमी के उत्सव के दिन की तस्वीरें हैं जहां पर मुंबई में इसी इलाके में जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ। तो शहर शहर से रामनवमी के अवसर पर बवाल की तस्वीरें आई। मुंबई के अलावा मथुरा और लखनऊ में भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते पुलिस ने हालात को संभाल लिया। मथुरा में राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान तनाव बढ़ गया तो मुस्तैद पुलिस वालों ने बिना देरी किए दोनों समुदाय के लोगों को समझाया और हालात को काबू में किया। विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब एक मस्जिद के नीचे स्थित दुकान पर एक युवक ने भगवा झंडा लहरा दिया। इससे समुदाय विशेष के लोग भड़क गए। तभी पुलिस ने दखल दिया और करीब आधे घंटे बाद शोभा यात्रा को रोककर विवाद को सुलझा लिया गया। बीती रात लखनऊ के बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। वहां रामनवमी के मौके पर एबीवीपी के छात्रों ने जुलूस निकाला था, उसका दूसरे छात्र गुट ने विरोध किया और इसी के बाद दोनों गुटों के छात्रों में कहासुनी हो गई। इस मामले में दोनों छात्र गुटों ने वाइस चांसलर से कार्रवाई की मांग की।
बात अब इंदौर की करेंगे, जहां रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हो गया। बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी के ऊपर की छत धंस गई। इस हादसे में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। सरियों को काटा जा रहा है। कुएं से शव निकाले जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर है। शहर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बोझ से कल सुबह करीब 11 पावड़ी का स्लैब ढह गया और बड़ी तादाद में लोग करीब 40 फीट गहरी बावड़ी में समा गए। पहले स्थानीय स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और फिर सेना को लगाना पड़ा। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, नगर निगम भी रेस्क्यू में शामिल है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन सुबह 11 बजे यह हादसा हुआ। उसके बाद से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो अभी भी जारी है। 35 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। आप देखिए कि पूरी तरीके से सेना ने जो है यहाँ पे कल रात को आकर के मोर्चा संभाला और फिर उसके बाद तेजी से शवों को निकालने का काम फिर शुरू किया था। शुरुआत में जरूर कुछ दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जब सेना यहाँ पहुंची तो उसने जो टेक्निक उनके पास थी उसके जरिए सबसे पहले उन सरियों को काटा गया, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें काफी ज्यादा देरी हो रही थी। लेकिन सेना ने आकर के जब यहाँ मोर्चा संभाला तो उसके बाद तेजी से काम करते हुए यहाँ पे शवों को निकाला गया। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सुबह तक बावड़ी से 35 शव निकाले जा चुके थे, जबकि 16 लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। 35 ऐसे लोगों का ना मृत्यु का ना पुष्टि हुई है एंड मिसिंग पर्सन का लिस्ट में ना एक पर्सन का ना अभी ना मिसिंग आ रहा है। हॉस्पिटलाइज अभी 16 लोग हैं ना अभी हॉस्पिटलाइज्ड। ये बावड़ी करीब 25 साल से बंद थी। आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय से बंद होने की वजह से इसमें जहरीली गैस बन गई। वर्षों से बंद था तो पूरा पानी भी क्या मलबा जैसा हो गया था, तो बॉडीज को ढूंढना बहुत टफ जॉब हो गया है। इस बीच इस हादसे में लापरवाही की बात भी सामने आ रही है। बताया जाता है कि बावड़ी का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था और नगर निगम ने बाकायदा नोटिस भी दिया था, लेकिन एक्शन से पहले ही बड़ा हादसा हो गया। मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच पर जो बिंदु आएंगे हर बिंदु पर कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। किसी को इसी दुखद घटना क्या होगी, उसमें जो लिप्त हो उनको तो कार्रवाई होना चाहिए। इंदौर का हादसा दर्दनाक है। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। धर्मेंद्र शर्मा के साथ रविशपाल सिंह, इंदौर, आज तक। रविशपाल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविश, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है या अभी प्रशासन लगा हुआ है? ताजा हालात क्या हैं? नेहा, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन 20 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अभी भी जारी है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूं उसके ठीक पीछे अगर आप देखें तो रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा काम अब सेना ने संभाला हुआ है। रात करीब 9 से 9:30 बजे के आसपास सेना ने मोर्चा संभाला और अगर अब देखिए आप तस्वीरें, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी भी 1 या 2 शव अंदर होने की संभावना प्रशासन ने जताई है। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है नेहा, वो आ रही है कि यहाँ पे ये जो स्लैब डाला था वो लोहे के सरियों के ऊपर स्लैब डाला था और अभी भी अगर आप देखें तो लोहे के वो सरिये जो अंदर की तरफ मुड़ गए हैं। इसकी वजह से हो ये रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो टीमें हैं वो नीचे तो चली जाती है, लेकिन जब ऊपर आना होता है तो वो सरिये उसमें व्यवधान पैदा करते हैं। देखिए वो हम आपको आर्मी के वो लोग दिखाएंगे जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस समय चढ़े हुए हैं और ये देखिए ये इन सरियों को काटा जा रहा है और ये जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही है कि कितनी ज्यादा मुश्किलें। शुरुआत में तो देखिए बहुत मामूली इसको माना जा रहा था घटना को। जब ये कुएं में लोग गिरे थे तो ये माना गया कि 25 लोग हैं, उसमें से 19 निकल गए हैं, तो माना गया कि बहुत ज्यादा हताहतों की संख्या नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, कुएं ने लाश उगलनी शुरू की तो ये संख्या 1, 2, 3, 4 होते हुए देर रात तक 35 तक पहुंच गई और अभी भी 1 या 2 शव इसके अंदर होने की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये जो पानी अंदर है कुएं में नेहा, वो पानी एक सिर्फ मामूली कुएं का पानी नहीं है, बल्कि क्योंकि कई सालों से ये कुआं बंद था तो अंदर एक गाद, जहरीली गैस, ऐसी तमाम
चीजों का मिश्रण हो गया था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग जुटे हुए थे उन्हें भी दिक्कत आई और जो लोग नीचे थे फिर वो जिंदा तो वापस लौट ही नहीं पाए। दलदली पानी, कीचड़ युक्त पानी हो चुका था, जिसे निकालना एक बड़ी चुनौती थी और इसी वजह से इसकी गहराई पता नहीं चल पा रही थी, क्योंकि जितना पानी निकलते जा रहा था उतनी गहराई और बढ़ती जा रही थी। और अंततः अभी भी आपको बताएं कि पानी नहीं निकल सका है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है कि नीचे जो गाद और सिल्ट नुमा पानी है वो कम से कम निकल जाए। अब आपको बताया जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कुछ ही देर बाद आने वाले हैं। वो रवाना हो चुके हैं एयरपोर्ट से। पहले वो अस्पताल जाएंगे, घायलों से मिलेंगे, मृतकों के परिजनों से मिलेंगे, उसके बाद वो घटनास्थल यहीं पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर बाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रवीश हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे सीधे इंदौर से। अब आपको दिखाते हैं नए संसद भवन की पहली झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम संसद भवन की नई इमारत को देखने पहुंचे। वहां 1 घंटे से ज्यादा तक रुके रहे। नई इमारत के हर हिस्से में पीएम गए, जहां निर्माण कार्य तेजी से चल रहा था। इस दौरान पीएम ने निर्माण कार्य में जुटे स्टाफ से भी मुलाकात की। और इंदौर में बेलेश्वर मंदिर हादसे में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान मौके पर पहुंचे हैं। घायलों और मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। ये पूरा का पूरा मामला दरअसल लापरवाही से जुड़ा हुआ है। बावड़ी से शव निकालने का काम अब भी जारी है। ये बताया जा रहा है कि पहले ही नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद बावड़ी को ठीक तरीके से बंद नहीं किया गया और यही वजह है कि बड़ी संख्या में कल लोग हादसे का शिकार हो गए। बावड़ी की छत गिरने से अब तक मौत का आंकड़ा 35 बताया जा रहा है। कई लोग घायल हुए हैं और अब भी कई लोग के शव मलबे में फंसे हुए हैं। ये पूरी घटना कल रामनवमी के अवसर पर हुई, जब बड़ी संख्या में लोग मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में मौजूद हैं, घायलों से हालचाल जान रहे हैं।